Well, friends, very good morning, all of you. Welcome to Success Mantra by Jay Bali. Today, I will discuss how to provide home loan to NRIs. NRI को होम लोन की क्या कंडीशन शर्तें रहेंगी, क्या रिक्वायरमेंट हैं, these are all explained here one by one. Let us start. What is the eligibility criteria? Eligibility criteria NRI को लोन देने के लिए क्या है? तो सबसे पहले हमें देखना होगा NRI स्टेटस. NRI का स्टेटस है, क्या वो NRI है? कोई आदमी क्लेम करता है कि मैं लोन लेना चाहता हूं और मेरा स्टेटस NRI है, तो हम क्या देखेंगे एज ए बैंकर? तो इंडियन सिटीजन स्टे अब्रॉड for 183 days or more in a previous financial year, ये मेन कंडीशन है. कम से कम 183 डेज अब्रॉड में रहा है वो. देखिए, इंडियन सिटीजन इंडियन है, लेकिन रिजाइडिंग अब्रॉड, क्योंकि फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट या सैलरी पर्पज के लिए, सर्विस के लिए विदेश में गया हुआ है और वो इंडियन बैंक से लोन लेना चाहता है, तो हम एज ए बैंकर क्या चीजें देखेंगे? तो देखिए, एनआरआई नॉन रेजिडेंट इंडियन सिटीजन है, पर ही इज नॉट रिजाइडिंग इन इंडिया, नॉन रिजाइडिंग इन, तो एनआरआई नॉन रेजिडेंट इंडियन है. तो इंडियन सिटीजन स्टे अब्रॉड for 183 days or more in a previous financial year, ये एटलीस्ट क्राइटेरिया फर्स्ट है. फिर उसके बाद एज एंड क्वालिफिकेशन 18 years मिनिमम एंड 60 years मैक्सिमम. एटलीस्ट क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट, पर क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट वेरी फ्रॉम बैंक टू बैंक. कुछ बैंक की रिक्वायरमेंट ग्रेजुएट होना जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ बैंक एटलीस्ट दे वांट ग्रेजुएट. तो ये था एज एंड क्वालिफिकेशन. नेक्स्ट पॉइंट कम इनकम, एब्रॉड इनकम. देखिए, जो फॉरेन से इनकम आई प्लस इनकम इन इंडिया, बोथ इनकम आर कैलकुलेटेड for the purpose of income. तो if employee, अगर employee है तो एटलीस्ट उसके पास attested certificate from the embassy if salary is not credited to a bank account. अगर बैंक अकाउंट में सैलरी आ रही है तो फिर attested certificate की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर उसकी सैलरी बैंक अकाउंट में नहीं आ रही है तो और वो एम्प्लॉय है फॉरेन में, तो वहां से एम्बेसी से एक सर्टिफिकेट अटेस्ट कराना पड़ेगा. अगर बिजनेसमैन है तो ITR फॉर 2 और 3 years लेटेस्ट ITR. कुछ बैंक 2 साल की मांगते हैं तो कुछ 3 साल की, तो ये बैंक से वेरी करेगा. तो पर्पज क्या है? देखिए, पर्पज होम लोन में पर्पज परचेज ऑफ बिल्ट हाउस, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर्स, रिनोवेशन, प्लॉट, फ्लैट, फ्लोर एटसेट्रा. तो फॉर यूजिंग सेल्फ ऑक्यूपेशन, या तो सेल्फ ऑक्यूपाई करने के लिए, रहने के लिए, या लेटिंग आउट, अगर उसको किराए पे भी देने के लिए वो होम लोन NRI ले सकता है. परचेज ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, ये परमिसिबल नहीं है. नो, एग्रीकल्चर लैंड नहीं खरीद सकता NRI. तो ये था. और देखिए, जो किराए पे अगर दिया जाता है तो मकान जो रेंट आता है NRI का, वो अगर EMI से ज्यादा भी है तो वो टोटली EMI में जाएगा, चाहे वो EMI से ज्यादा क्यों ना हो. कम है तो कम जाएगा, प्लस टोटल EMI जाएगी. अमाउंट, लोन अमाउंट, ये अलग अलग बैंक में वेरी करेगा, अलग अलग होगा, क्योंकि कुछ बैंक 3 करोड़ तक लोन प्रोवाइड करते हैं, कुछ
5 करोड़ तक भी और ज़्यादा भी दे देते हैं, डिपेंडिंग अपॉन रिपेइंग कैपेसिटी ऑफ द एप्लीकेंट। तो और ये LTV, लोन टू वैल्यू, प्रॉपर्टी की लोन टू वैल्यू 80% टू 85% ऑफ वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, ये लोन अमाउंट का नहीं, प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है उसका कुछ बैंक 80%, कुछ 85% तक, 90% तक भी बैंक लोन प्रोवाइड करते हैं। तो ये था। अब प्रोसेसिंग फीस वेरीज फ्रॉम बैंक टू बैंक, ये भी अलग अलग है। नॉर्मली 0.35% टू 0.50% मिल रहती है, ये भी सॉरी अलग अलग बैंक में अलग अलग है। तो और कई बार फेस्टिवल बोनंजा दीपावली के अवसर पर मिलता है, देते हैं बैंक तो अपना ग्रोथ, रिटेल ग्रोथ करने के लिए, तो वहाँ पर ये एग्जेम्प्ट होते हैं प्रोसेसिंग फीस। तो बैंक में जाएं तो ये सब जानकारी पहले लें। रेट ऑफ इंटरेस्ट ये वेरीज फ्रॉम बैंक टू बैंक, ये भी अलग होगा। एट प्रेजेंट 6.50% टू 12% पर एनम तक जाता है। तो मेनली 6.5% टू 8.5% नेशनलाइज्ड बैंक प्रोवाइड कर रहे हैं, और कुछ एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर टेकिंग हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, चार्जिंग हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्लोटिंग भी हो सकता है, फिक्स रेट भी हो सकता है। फ्लोटिंग 5 साल या फिक्स रेट जो है 5 इयर्स के लिए होता है। आफ्टर 5 इयर्स चेंज, वो रेट चेंज एप्लीकेंट चेंज करा सकता है बैंक जा करके। तो ये कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और अदर मेथड्स में ये है। फिर सिक्योरिटी देखिए, इक्विटेबल मॉर्गेज ऑफ IP, जो होम परचेज कर रहे हैं या कोई भी, उसका उस सिक्योरिटी का इक्विटेबल मॉर्गेज होगा। और अगर जरूरत पड़ी तो लियन ऑन बोरोवर अदर एसेट, दूसरी एसेट्स KVP NSE या कोई और फिक्स एसेट पर भी लियन मार्क हो सकता है। इंश्योरेंस ऑफ प्रॉपर्टी, कंप्रिहेंसिव इंश्योरेंस प्रॉपर्टी का, जैसे होम है तो उसका अर्थक्वेक, फायर एटसेट्रा के लिए इंश्योरेंस कराना भी जरूरी है। तो डिस्बर्समेंट कैसे होगा? थ्रू NRO, नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट होता है, NRI नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। तो NRI कांट मेंटेन SB अकाउंट, SB अकाउंट मेंटेन नहीं कर सकता। NRI स्टेटस होने के बाद SB अकाउंट ऑटोमेटिकली इज कन्वर्टेड टू NRO अकाउंट। तो ये डिस्बर्समेंट होता है। और डिस्बर्समेंट का देखिए अलग अलग सिस्टम है। अगर लमसम मान लिया बिल्ट हाउस है तो लमसम पेमेंट हो जाएगी, और नहीं तो स्टेज टू स्टेज। अगर कंस्ट्रक्शन का केस है तो प्लिंथ लेवल, रूफ लेवल एंड फाइनल स्टेज तक 3 इंस्टॉलमेंट में ये डिस्बर्समेंट बैंक करेगा। तो रीपेमेंट देखिए, रीपेमेंट मोस्टली जो टेन्योर है 5 ईयर टू 15 ईयर है सम ऑफ बैंक्स का, लेकिन कुछ 30 इयर्स तक भी प्रोवाइड करते हैं, इंक्लूडिंग मोराटोरियम पीरियड। मोराटोरियम पीरियड वो पीरियड होता है जो जैसे जिसमें कंस्ट्रक्शन का केस है तो 18 मंथ का मोराटोरियम दिया जाता है। ब्याज उसी दिन से लगना शुरू हो जाता है जिस दिन से बैंक पैसा देता है, लेकिन उसको थोड़ा ये EMI प्रोवाइड करने, EMI डिपॉजिट करने के लिए, रिपे करने के लिए 18 महीने की छूट मिलती है। बिल्ट हाउस में 3 महीने की छूट देते हैं, लेकिन ब्याज बराबर लगता है। फिर ये कैसे होता है? रेमिटेंस फ्रॉम एब्रोड थ्रू नॉर्मल चैनल या फिर आउट ऑफ फंड फ्रॉम हिज और हर NRE, FCNR, NRO, NRSR अकाउंट इन इंडिया। यहाँ से जो रेमिटेंस हो जाता है, रीपेमेंट किया जाता है। अब देखिए डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं। देखिए डॉक्यूमेंट्स में तो सबसे पहले बैंक सिबिल निकालेगा और उससे उसका पता लगेगा कि कहीं से कोई और ड्यूज तो नहीं है, और उसके साथ
जो एनआरआई के मेन डॉक्यूमेंट हैं, पासपोर्ट, वैलिड वीजा, वर्क परमिट, क्या काम उसको दिया गया है, सर्टिफिकेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये चीजें एनआरआई को बैंक में जमा करनी होंगी। इसके साथ साथ दूसरे डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, जैसे बैंक के अपने डॉक्यूमेंट्स हैं, एग्रीमेंट है, एनेक्चर्स हैं, और जैसे पोस्ट डेटेड चेक्स हैं, तो और काफ़ी कुछ हैं। तो उसके बाद डिस्बर्समेंट होने के बाद उसको मॉर्गेज किया जाएगा। मॉर्गेज के बाद फिर उसका सरसाई एंट्री होती है, और इसका सारा कुछ ये जैसे वैल्यूएशन और सर्च रिपोर्ट होने के बाद बैंक इसको कर देता है। अगर पूरा डिटेल आपने इसको समझना है तो मैंने हाउसिंग लोन पर, होम लोन पर पिछले वीडियो में सारा कुछ बताया गया है। तो ये मेन डॉक्यूमेंट है। इसके साथ यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट की भी जरूरत पड़ेगी, 1 साल की जमा करना पड़ेगा। और अगर ITR वगैरह वो पीछे मैंने बताई हैं। मिसलेनियस में मैंने कहा लोकल एड्रेस प्रूफ, ये इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही पावर ऑफ अटॉर्नी टू समवन इन इंडिया, दैट कुड बी योर रिलेटिव, या तो आपका रिलेटिव हो सकता है, और CA, सो दैट बैंक कैन कॉन्टैक्ट इन केस ऑफ नीड। ये इसलिए किया जाता है कि अगर जरूरत पड़े तो बैंक CA से या आपके रिलेटिव से कॉन्टैक्ट कर सके। तो और डिटेल ऑफ परमानेंट एड्रेस इज ए मैंडेटरी, ये अति आवश्यक है, मैंडेटरी है, इसके बिना लोन प्रोवाइड नहीं होगा। एलिजिबल पर्सन जैसे कैन बी को-बोरोवर, को-बोरोवर बनाया जा सकता है, जो इंडियन को-बोरोवर हो सकता है। और जैसे अगर फीमेल को को-बोरोवर बनाया जाता है, एलिजिबल फीमेल स्पोज हो, या उसका भाई या सिस्टर, तो या फादर, तो उस केस में अगर सिस्टर को फीमेल को बनाते हैं तो वहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट में रिबेट है। तो डॉक्यूमेंट कैन बी सबमिटेड, ये डॉक्यूमेंट कैसे सबमिट किए जाएं? थ्रू मेकिंग ए ट्रिप इन इंडिया, या तो पर्सनली आकर के डॉक्यूमेंट सबमिट करें और साइन करें लोन डॉक्यूमेंट्स पर, या फिर कुछ बैंक हैं, सम बैंक्स ऑफर द फैसिलिटी ऑनलाइन आल्सो, ऑनलाइन की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। तो ये था होम लोन टू NRIs। तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड माय पॉइंट, योर कंसेप्ट इज क्लियर, सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।